हो गए क्या? नमस्कार साथियों, एग्रो पॉइंट विद अमर जाट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप सभी को विदित है, कल जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो देखो, अब टेकने अपने पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, थोड़ा सेटलमेंट किया है। तो आपको जो फैसिलिटी दी जा रही है, आपको फ्री में आराम से बोर्ड, वैसे मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने सेटलमेंट किया थोड़ा। तो आपकी एक मोरल ड्यूटी जो आपको पता है, अगर आपके लिए इतना थोड़ा बहुत हम फ्री में दे रहे हैं तो आपका भी मोरल ड्यूटी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपको घर बैठे सब सुविधा मिल रही है तो इतना करते हुए तो आपको करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सर नहीं देख रहे हैं, अपना काम हो रहा है, ये आपके मोरल ड्यूटी है। तो इसको देखते हुए आज अपन जो मेजर है कपास के बारे में डेली आपके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब अपने पास रिसोर्सेज अवेलेबल है हाल। आपको एग्रोनॉमी कंप्लीट, इसी तरह से अदर सब्जेक्ट आप पढ़ते रहे, एग्रोनॉमी कंप्लीट रूप से यहाँ आपके वीडियो डेली एक दिन छोड़ के या डेली रूप से आपके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं कपास की। तो आज अपने जो मेजर है रेशे वाली फसल, और रेशे वाली फसल में देखो अपने कपास, वैसे कपास की बात स्टडी करेंगे लेकिन अगर अपन देखें कि रेशे वाली फसलें कौन कौन सी है, और कपास वाली 2 क्लास में कंप्लीट होगी क्योंकि ये थोड़ा क्रॉप बड़ी है, इसलिए पार्ट 1 वो पार्ट 2 में 2 क्रॉप में होगी। आज बेसिक हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट क्रॉप हो जाएगी। ये बड़ी क्रॉप एक ही है केवल कपास, तो ध्यान रखना है। तो अपन पहले देखते हैं कि रेशे वाली फसलें है कौन कौन सी। रेशे वाली फसलें, तो रेशे वाली फसलें में आप सभी को नाम पता रखना है कौन कौन सी रेशे वाली फसलें हैं। तो देखो, एक तो जो मेजर आपके कपास, ये तो अपने दी हुई है कपास, तो आपके क्या है सिलेबस के अंदर ओनली एक कपास है। उसके बाद में देखो दूसरी होती है आपके जूट, जूट के बाद में आपके होती है सनई, सनई के बाद में ये मेजर आपके गंवार भी हो जाता है कभी कभी। तो ये ध्यान रखें, कपास, जूट, सनई, ये सब आपके क्या है रेशे वाली फसलें। इसमें दे ओनली कपास कौन सी दे रखी है, तो एक ही क्रॉप आपके दे रखी है सुपरवाइजर के अंदर, बताओ कौन सी, कपास। तो ये ध्यान रखनी है, ओनली कपास आपके सिलेबस में दे रखी है। कपास के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कपास। तो कपास का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। कपास फर्स्ट देखो, यहां से अपन कपास का बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। बोर्टिकल नेम, जैसे वनस्पति के नाम होते हैं। अब यहां से पक्का 200% लगा लेना, अपना 200 तो चलता है, 200% मतलब वहां से क्वेश्चन आने के पक्के चांस है। तो बोर्टिकल नेम इसका होता है गोसिपियम, गोसिपियम स्पीसीज। ध्यान रखे, इसको स्पीसीज लिखा जाता है। स्पीसीज क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो देसी कपास और एक आपके कौन सा होता है विदेशी। ठीक है, या अमेरिकन कपास आप उससे बोल सकते हो, देसी और अमेरिकन। तो इसीलिए अपन इसको नाम क्या लिखते हैं, गोसिपियम स्पीसीज। फिर उसकी बात करते हैं अपन फैमिली की। तो फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली देखो कौन सी होती है, मालवेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे, उत्पत्ति स्थान तो आपको सभी को पता है उत्पत्ति स्थान कहां है, भारत। तो ये ध्यान रखनी, उत्पत्ति स्थान कहां हो गया आपका इसका, भारत। अब इसका वर्गीकरण 100-200% वर्गीकरण पे से क्वेश्चन आएगा। तो वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है, वर्गीकरण, वर्गीकरण और वर्गीकरण ध्यान रखना है इसका 200% लगा ले। जहां जहां मैं भी कभी भी वीडियो में 200% लगाता हूं, उस चीज को ज्यादा ध्यान रखना है, यानी उसको आपके माइंड में रहनी चाहिए वो चीज 200% वाली। तो 200% को आपको ध्यान रखना है। ये वर्गीकरण बहुत काम का होता है कि किस वर्गीकरण किस प्रकार है। तो 4 प्रकार की जो है उसका ध्यान रखना है। 4 प्रकार की कौन कौन सी है, पहली तो होती है देसी, यानी देसी कपास की स्पीसीज, और एक आपके रहता है अमेरिकन कपास। एक आपके कौन सा कपास रहेगा, अमेरिकन कपास। तो ये ध्यान रखना, 2 प्रकार की होती है, देसी कपास और अमेरिकन। इसकी अलग अलग स्पीसीज है, तो वो अलग अलग स्पीसीज आपको ध्यान रखनी है। देसी कपास की फिर 2 है। तो यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं अभी कोटा यूनिवर्सिटी में यहां से क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो देसी कपास की 2 नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं। तो इसको बोलते हैं गोसिपियम आर्बोरियम, और एक आपके रहता है गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम। इसी प्रकार से अपन देखते हैं अमेरिकन कपास। आप देखते होंगे अमेरिकन कपास, और अमेरिकन कपास के फिर 2 होती है, ध्यान रखे कौन कौन सी होती है, नाम ध्यान रखना है। कभी कभी आ जाता है निम्न में से कौन सी अमेरिकन कपास की स्पीसीज नहीं है, तो आपको ध्यान रखना अमेरिकन कपास की 2 होती है, गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबेडेंस। गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम
बारबेडेंस, बारबेडेंस, ध्यान रखना भाई। ये आपको चारों स्पीसीज का नाम पता होना चाहिए, किस स्पीसीज को क्या बोलते हैं। तो गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम हिर्सुटम और गोसिपियम बारबेडेंस, ये स्पीसीज आपको ध्यान रखनी है। अब सर क्वेश्चन क्या, अभी क्वेश्चन नहीं आया, ये तो क्लासिफिकेशन हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आएगा वो ध्यान रखना है। तो जो देसी कपास की मैंने दो बताई, इनका नाम ध्यान रखना है। देसी कपास की मैंने बताई गोसिपियम आर्बोरियम और आर्बोरियम, और एक आपके गोसिपियम हर्बेशियम, हर्बेशियम। एक आपके विदेशी में या अमेरिकन में भी मैंने दो बताई है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अभी पूछा गया था कि भारतीय कपास किसको बोलते हैं। देसी कपास या भारतीय किसको बोलते हैं, आपको यह क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि देसी कपास किसको बोला जाता है। तो बिल्कुल इसका बहुत ध्यान रखना, देसी कपास या भारतीय कपास किसको बोलते हैं। जो आर्बोरियम है इसको देसी कपास या भारतीय कपास कहते हैं, देसी कपास या भारतीय कपास, ये ध्यान रखना है। अमेरिकन में जो दो है इसमें आपको ध्यान रखना, अमेरिकन में एक तो होता है हिर्सुटम, गोसिपियम हिर्सुटम, और एक आपके होता है गोसिपियम बारबेडेंस। जो गोसिपियम बारबेडेंस है इसे इजिप्टियन कॉटन भी कहते हैं, इजिप्टियन, सी आइसलैंड कॉटन, सी आइसलैंड कॉटन, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इजिप्टियन कपास आ जाए। निम्न में से कौन सी स्पीशीज को, आराम से 200% क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न से, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी स्पीशीज को देसी कपास या भारतीय कपास बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, गोसिपियम आर्बोरियम। ये आपके कोटा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, कोटा में अभी पूछा गया, तो ध्यान रखें कोटा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था। इन क्यों यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए पूछता है क्योंकि वो 4 ऑप्शन बनते हैं, उसके पास 4 ऑप्शन बनते, चारों स्पीसीज देगा, डायरेक्ट पूछेगा किस स्पीसीज को आइसलैंड कॉटन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके यहां बन जाता है। अब बात करते हैं अपन क्रोमोसोम नंबर की। नेक्स्ट जो है क्रोमोसोम नंबर। अब देखो देसी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना 2 बरोबर 26, और विदेशी में आपके या अमेरिकन, अमेरिकन में जो अमेरिकन कॉटन होता है उसमें आपके कितने रहते हैं, ये ध्यान रखना है। अमेरिकन में 2 बरोबर आपके कितना रहता है, 52। तो ध्यान रखिए देसी और अमेरिकन दोनों में डिफरेंट होता है, इसमें 26 रहते हैं, इसमें 52 रहते हैं, दोनों मेजर डिफरेंट होता है। ये देसी और अमेरिकन दोनों का पास अलग अलग है, इसमें 52 होता है। उत्पत्ति आप सभी को पता है, उत्पत्ति कहां हो गई इसकी, तो आपको भारत, ये कॉमन सी बात हो गई, यानी यहां तक नॉर्मल है और क्वेश्चन यहां तक बनने के पूरे पूरे चांस है, यहां तक अपन पढ़ लिए। अब देखो आगे, अब ये रेशा, रेशे वाली फसल है, तो रेशा का मतलब रेशा प्राप्त करेंगे, और ये रेशा कहां से प्राप्त होता है, और रेशा का ध्यान रखना है। पहली होता है, एक होता है कि एक बेल के गांठ का वजन, ये रेशा वाले में ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक बेल की गांठ का वजन कितना होता है, गांठ का वजन। तो रेशे वाली है तो सभी में पूछा जाएगा, तो कपास का पूछे, यहां भी आपको इसको ध्यान रखना भाई, यहां भी आपको 200%, 200% का मतलब आपको उस चीज को नोट करना माइंड के अंदर, वैसे पढ़ाऊंगा खूब, लेकिन जो 200% बता रहे हैं वहां आपको माइंड को सेटअप करना है। कपास की एक बेल, बेल का मतलब जो गठली होती है, अब क्या रहते हैं कपास को ऐसे तो शक्कर की तरह तो तोला नहीं जाएगा, तो गठलियां रहती है, पिक्स रहता है गठली। अगर आप काउंटिंग की, अगर एक गांठ का वजन 170 केजी है, 10 है, तो आप तुरंत बताओगे दोगे कितना केजी हो गया, 1700 केजी। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, 170 केजी की होती है, तो कपास ध्यान रखे 170 केजी। इसके बाद में एक होता है आपके जूट की, जूट की ये सभी एक बेल के गांठ का वजन है, तो उसका होता है 180 केजी। और इसके बाद में अगर आता है आपके मेस्टा, और मेस्टा का ध्यान रखे पटसन भी कहते हैं, मेस्टा या पटसन, और इसका होता है आपके 181 केजी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि इसमें 170, 180 और 181 केजी, ये अलग अलग जो है अलग अलग में अलग अलग रहता है, ये सब आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कपास के 170 केजी, जूट का 180 केजी, और मेस्टा और पटसन 181 केजी। पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है, माइंड करना इस चीज को। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो मेजर जो बात है,
इसके बाद में अब देखो रेशा कहां से प्राप्त होता है, रेशे वाले फसल हैं तो रेशा प्राप्त यानी किस पार्ट से प्राप्त होता है। तो आपको पूछ ले कि कपास में रेशा कहां से प्राप्त होता है, तो बीज वनस्पतिक भाग से। तो ध्यान रखें कपास में रेशा कहां से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखें वनस्पतिक भाग, ये वेजिटेटिव, और वनस्पतिक भाग से भी कहां से, वनस्पतिक भाग में से कहां से, तो बीज का जो एंडोस्पर्म होता है, बीज के एंडोस्पर्म से, या कभी कभी तो क्या है कि इतना डीपली जाता नहीं है, इसलिए वनस्पतिक भाग आता है, वेजिटेटिव पार्ट से प्राप्त होता है, वेजिटेटिव पार्ट से प्राप्त होता है, वेजिटेटिव पार्ट से प्राप्त होता है, या बीज के एंडोस्पर्म आप ध्यान रख सकते हो कि बीज के एंडोस्पर्म से ये प्राप्त होता है। तो आपको पूछ ले कि किस क्रॉप के अंदर रेशा तने से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखें जूट, मेस्टा, और इनमें जूट जो होता है कपास में नहीं होता है, कपास के बारे में ध्यान रखना है, वेजिटेटिव पार्ट से प्राप्त होता है और बीज के एंडोस्पर्म से। बीज में देखा होगा आपको रेशा प्राप्त होता है, बीज के चारों तरफ ही तो रेशा लिपटा हुआ रहता है। अरे घरों में कभी आपने धूप बत्ती बनाते टाइम नहीं निकालते उससे, तो वो उसी के रहता है। तो ध्यान रखें वानस्पतिक भाग बीज के एंडोस्पर्म से निकलता है, जबकि जूट, पटसन, जो मेस्टा होता है, इन सभी में कहां से निकलता है, तो ध्यान रखें फ्लोएम भाग से। और फ्लोएम जूट में ज्यादा होता है, तने से प्राप्त होता है, आप यहां लिख सकते हो तने से, और तने से भी कहां से, तने में दोनों भाग पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो ध्यान रखें जूट का कभी कभी पूछ लेते हैं, जूट में जो रेशा प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका फ्लोएम पार्ट से होता है, फ्लोएम भाग से। ध्यान रखें ये सब बातें आपको शॉर्ट टाइम में बहुत घर बैठे बहुत कम मिलेगी, मतलब ये मान लो कि आपको नॉलेज वायरल हो रहा है आपके पास, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपको। तो इसी तरह से आपको सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें आपके बिल्कुल वायरल हो रही है और अच्छे से करना है। तो ये तने से प्राप्त होता है, और तने से भी कहां से प्राप्त होता है, फ्लोएम भाग से प्राप्त होता है, फ्लोएम भाग से ये चीजें निकाली जाती है। तो अब एक होता है सीसेल, सीसेल भी एक, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सी उसकी भाग नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। सीसेल पकड़, अरे कॉल आ गया, सीसेल भाग का ध्यान रखना है, कर बात कौन, सीसेल भाग में ध्यान रखना पत्तियों से प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है। सीसेल से जो रेशा प्राप्त होता है यहां से, हाँ सर पत्तियों से भी प्राप्त होता है क्या, तो ध्यान रखें पत्तियों से प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है, फ्लोएम तने से, फ्लोएम पार्ट से प्राप्त होता है, ये सब ध्यान रखना है। कपास में वानस्पतिक भाग से प्राप्त हो रहा है, तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान। सीसेल से कहां से प्राप्त होता है, पत्ती से भी, ध्यान रखे ऑप्शन में आ जाए निम्न में से कौन सी क्रॉप में पत्ती से प्राप्त होता है सीसेल। वैसे इतना डीपली नहीं जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूं, तो कभी कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके उपनाम, इसके उपनाम क्या है, कभी कभी ये भी आ जाता है उपनाम। तो कपास को क्या कहते हैं, अभी केवल कपास की बात करेंगे, तो उपनाम में अपन बोलते हैं इसे सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, ये भी ध्यान रखना, सफेद सोना कहते हैं। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, रेशे, रेशे वाली फसलों का राजा। ये तुम्हारे पिछली बार विवादपूर्ण क्वेश्चन रहा था सुपरवाइजर के अंदर कि किसको क्या बोलते हैं। अब तो क्या है कि इसको मान ही लिया, वैसे बुकों में बहुत कम मिला है। रेशे वाले फसलों का राजा कॉटन को ही कहते हैं, ध्यान रखिए भाई, अपना दिमाग जाता है कि अपने जो जूट है वो होता है, तो रेशे वाले फसलों का राजा इसको किसको बोलते हैं, अपने कपास को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी होती है, क्रियाएं, तो रेशा प्राप्त करने के लिए क्या क्या होती है क्रियाएं, तो कपास में होती है, तो इसका ध्यान रखें, कई जगह आपको जिनिंग मिलेगा और कई जगह आपको गिनिंग मिलेगा, गिनिंग या ओटाई। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जिनिंग या गिनिंग क्या होता है, तो ध्यान रखें कपास में जो गिनिंग रेशा प्राप्त करने की अलग क्रिया होती है, तो पूछ ले आपको कि जिनिंग या गिनिंग किससे संबंधित है, तो यह भी वापस आपको ध्यान रखना है, कितने से जो गिनिंग क्रिया होती है या गिनिंग ये किससे संबंधित है, तो यह ध्यान रखना है आपके कॉटन से। क्या होता है, कपास बाहर निकालते हैं तो उसको गिनिंग बोलते हैं, इससे कोई थ्योरेटिकल नहीं लिखना है। इसके बाद में होती है रेटिंग, ध्यान रखे भाई, रेटिंग वैसे इसमें नहीं की जाती। रेटिंग का मतलब होता है सनई, जूट और अलसी में रेटिंग की क्रिया की जाती है, कपास में रेटिंग नहीं की जाती। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखे, रेटिंग, रेटिंग का अर्थ होता है सड़ाना, ये भी एक इसमें ही अपने रेशे प्राप्त करने की क्रिया, इसलिए ध्यान रखिए रेटिंग कोई कपास में नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी 3 में की जाती है, जूट, सनई व अलसी में। रेटिंग की क्रिया किसमें की जाती है, जूट, सनई व अलसी में, जूट, सनई व अलसी, जूट, सनई व
अलसी में की जाती है। तो ये ध्यान रखें। रेटिंग में यहाँ थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी रेटिंग का मतलब होता है सड़ाना। सड़ाना, जब पानी के अंदर आप बंडल बना के उसको डाल दोगे तो वो जैसे ही सड़ेगा तो उसका तना है, फ्लोएम पार्ट है, वहां से रेशा प्राप्त हो जाएगा। तो रेटिंग के लिए अलग अलग क्रॉप का अलग अलग टेम्परेचर होता है। यहां बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन कौन सा होता है। तो जूट के लिए ध्यान रखें, ये 200% फिर लगा ले भाई, 3 बार 200% आया। जहां जहां 200% मैं आपको बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ध्यान रखें, जूट में होता है तो वो 34 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद में होता है सनई, सनई में होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। और आपके लास्ट में बताए तो उसका ध्यान रखना अलसी, अलसी में ध्यान रखें 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, 34, 21 से 27 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस, ये सब आपको टेम्परेचर अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है, टेम्परेचर आपको हो गया, अब क्रियाएं हो गई, गिनिंग ओटाई क्या होती है ये सब मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले आपको ये सब बातें बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी कि किस में कौन सा भाग होता है। अब देखो, कपास में जो उपयोगी भाग होता है या जो होता है, तो कपास के फल को क्या कहते हैं। तो इसके बाद में अपन याद करेंगे फल, और फल को क्या कहते हैं बताओ, कैप्सूल या बोल कहते हैं, कैप्सूल या बोल कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैप्सूल या बोल कहते हैं। कपास के फल को क्या कहते हैं, कैप्सूल। आपने देखा होगा बोल किस प्रकार से रहती है। कपास में गिनिंग हुआ है, एक होता है पिकिंग, गिनिंग और पिकिंग भी होती है। तो ध्यान रखें, पिकिंग PICKING, ये भी ध्यान रखें, पिकिंग किससे संबंधित है। तो ये पिकिंग का मतलब चुटकी से तोड़ते हैं। तो ये पल्सेज में भी करते हैं, कपास में भी करते हैं। ध्यान रखें, पिकिंग पल्सेज क्रॉप में भी करते हैं, दलहनी वाली में, प्लस आपके कॉटन में भी करते हैं। कॉटन का मतलब अपन ने देखा होगा, अगर पल्सेज क्रॉप में फली लग जाती है, फली लगती है तो फली को अपन तोड़ते हैं ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से देख सकते हो, ये सब आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। अब किस प्रकार की फसल है ये, तो ध्यान रखें, कपास एक ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन है। कपास एक बहुधा पर परागित फसल है, यानी ऑप्टन पर परागित फसल है। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आप समझ जाए, क्योंकि इतना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। जितना कम टाइम में आपको जितनी अच्छी कंटेंट दे सके, तो इसका मतलब पूरी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी सकते हो। बहुधा पर परागित फसल है, तो ध्यान रखें, बहुधा पर परागित फसल है कौन सी, तो कपास एक बहुधा पर परागित फसल है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, पर परागित फसल है कपास। इसके बाद में होता है, कपास में इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। कपास में इपीजियल और हाइपोजियल आपको ध्यान रखना है। इपीजियल अंकुरन पाया जाता है। इपीजियल का मतलब क्या होता है, सब जानते हो, इपीजियल जिसमें बीज पत्र होता है, मृदा की सतह से क्या आ जाता है बताओ, बाहर, अगर अंदर रह जाता तो उसे अधोभूमिक बोलते हैं। और ये सब आपको समझाए हुए हैं। कॉटन, कैस्टर, इनमें इपीजियल पाया जाता है। सभी जो खरीफ वाली दलहनी फसलें हैं, केवल एक अरहर को छोड़कर, खरीफ वाली में सभी में इपीजियल पाया जाता है, अरहर में हाइपोजियल पाया जाता है। जबकि रबी की सभी दलहनी फसलों में कौन सा पाया जाता है, हाइपोजियल। जबकि एक राजमा रबी का है, उसमें इपीजियल पाया जाता है। अनाज वाली सभी फसलों में आपके हाइपोजियल पाया जाता है। ये ट्रिक से याद रखे, बोल दिया है मैंने, आप लिख सकते हो। तो कपास में भी इपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना किसमें कितना पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं कपास में तेल की मात्रा कितनी होती है। तो कपास का जो बिनोला रहता है, उसमें कपास की तेल की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखे भाई 15 से 25% होती है, 15 से 25%। और हाँ भाई, एक वो मैं आपको बताऊं, जो हिसार सुरभि या कुछ ऐसे कमेंट कर रहे थे सर, वो धनिया की नहीं है, बिल्कुल धनिया की है। बहुत सारी बुकों में उसको सही नहीं दे रखा है। और आप देख सकते हो, जो रिसर्च पेपर है हिसार से यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, तो वहां आराम से देखते हैं, जो लिखा है वही है। फिर भी देखो, एग्रीकल्चर है तो कभी किताब बुक्स में वेरिएशन हो सकता है, ऐसा नहीं कहता कि मैं जो पढ़ा रहा हूं सही है, लगभग कोई चांस गलती से हो भी सकता है ऊपर नीचे। डाटा क्या है कि इसमें वेरिएशन है ही इतना। 12th वाली बुक आपके कुछ अलग बोलती है, मास्टर ऑफ साइंस की बुक कुछ अलग बोलती है, डाटा इधर उधर हो जाए, सीड रेट वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखे। तो हिसार सुरभि आपके जो है, जो मैंने लिखाई है, धनिया की है। ठीक है, धनिया की है वो, तो उसका ध्यान रखे भाई। कपास की तेल की मात्रा 15 से 25% होती है। तेल की मात्रा कितनी रहती है इसमें, 15 से 25%। और कभी कभी क्या होता है कि माइंड बोलने में या लिखने में माइंड कुछ एक्टिव रहता है और लिख कुछ और जाता है, कभी गलती हो ही सकती है। इतना सब कुछ याद रखना एक
हो जाता है कभी लिखने में, माइंड इसको इंडिकेटर कुछ देता है, अपन ने देखा वही चीज लिखी है जबकि लिख कुछ और जाता है। तो ये सब ध्यान रखना है। आप भी पढ़ते हो, कोई गलती हो जाए तो उसको थोड़ा माइंड रख के पूछ ले, कमेंट करके आराम से पूछ ले कि सर क्या पता मेरे से गलती पकड़ में नहीं आया, आपसे आ जाए, ऐसा नहीं है। तो कपास की जो तेल की मात्रा होती है वो 15 से 25% इसमें पाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखें इसमें कितना तेल पाया जाता है। अब देखो कपास के जो बड़े रेशे होते हैं, यहां से पक्का क्वेश्चन 200% लगा ले भाई वापिस। कपास के बड़े रेशे को क्या कहते हैं? तो कपास के बड़े रेशे को लिंट कहते हैं। कपास के बड़े रेशे को क्या कहते हैं बताओ? लिंट। और कपास के छोटे रेशे को क्या कहते हैं? छोटे रेशे को फज कहते हैं। तो ध्यान रखे भाई। अब इसको याद किया, लिंट फज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो याद देखो कैसे, बड़ा लंबा, बड़ा का मतलब लंबा, तो लंबा से लिंट याद रहेगा क्या? बड़ा का मतलब बड़ा कौन होगा, इसे याद रखो, बड़ा वही होगा जो लंबा होगा, तो लंबा का मतलब लिंट। इसमें कंफ्यूजन यहां नहीं होंगे, आप एग्जाम में बैठोगे प्रेशर में माइंड एक्टिव नहीं कर पाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो बड़े रेशे को ध्यान रखना क्या कहते हैं? लिंट। और छोटे रेशे को क्या बोलते हैं बताओ? फज कहते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, बड़े रेशे को क्या कहते हैं? लिंट। छोटे रेशे को फज कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और लिख लो यही लगे हाथ ही जब लिख ही रहे हो, तो अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए भाई, अलसी के रेशे को फ्लेक्स कहते हैं। अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? फ्लेक्स। फ्लेक्स, नॉट लाइट वाली फ्लेक्स नहीं है। अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। अब तुम्हें लिंटर फज याद रहता है, तुम्हारे दिमाग में वही चलता है कि कपास की बताए, तो इसको भी क्वेश्चन आता है। यहां से 200% क्वेश्चन आ सकता है। 200% मतलब आपको माइंड को एक्टिव रखना है कि यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी आपके ज्यादा हो सकती है। तो अब देखो कपास में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, मोनोपोडियल व सिम्पोडियल। मोनोपोडियल होती है, एक होती है आपके सिम्पोडियल। मोनोपोडियल और सिम्पोडियल दो प्रकार की आपके क्या पाई जाती है इसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल कौन कौन सी होती है। मोनोपोडियल का मतलब जिसके वानस्पतिक भाग पर हो जाता है, मतलब ऐसी जिसकी वानस्पतिक वृद्धि करे। अब सर किस पर? तो इस पर तो ध्यान रखे, बोल किस पर लगता है, यानी बोल यानी कैप्सूल किस पर लगता है, तो ध्यान रखे वो किस पर लगता है? सिम्पोडियल पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस पे क्या लगता है। वानस्पतिक वृद्धि करती है तो उस शाखा को क्या कहते हैं? मोनोपोडियल। इस पर क्या करती है? वानस्पतिक वृद्धि करती है। और इस पर क्या करते हैं? फल व फूल लगते हैं। ठीक है, फल वो फूल यानी फल या कैप्सूल लगेगा, वो कहां लगेगा आपके? ध्यान रखना, सिम्पोडियल। सिम्पोडियल लगते हैं। तो मोनोपोडियल वानस्पतिक वृद्धि के लिए लगते हैं, सिम्पोडियल का मतलब फल व फूल के लिए लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी शाखा को क्या बोलते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपके कुछ इक्विपमेंट्स, मैं पहले आपको परफेक्ट जो चीज है जहां से क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकते हो वो चीजें बताऊंगा। यानी ज्यादा रामायण ऐसा नहीं कि हमारी बुक में इतना बड़ा लिखा हुआ है, इतना बड़ा आप कोचिंग में पढ़ सकते हो। यहां तो आपको टू द पॉइंट इफेक्टिव चीजें, आपको कहां आप कंफ्यूजन हो सकते हो। बाकी आप पढ़े, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा हूं उस पर डिपेंड रहे, एक बार आप अपने वे से भी रिवीजन करें। लेकिन ये चीजें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, लिंट किसको बोलते हैं, फज किसको बोलते हैं, फ्लेक्स किसको कहते हैं, ये चीजें आपको आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा माइंड, और यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो रेशे की परिपक्वता के लिए इक्विपमेंट्स, ये भी बहुत बार आता है। रेशे की परिपक्वता के लिए क्या मेजर किया जाता है? मैच्योरिटी के लिए, कि पक गया क्या, तो ध्यान रखिए उसके लिए एरिलियोमीटर काम में लिया जाता है। एरिलियोमीटर। अभी इसकी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में ये परिपक्वता ना आकर गुणवत्ता आ गई, लेकिन ऑप्शन एक ही था उसमें गुणवत्ता के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखिए ऑप्शन, अगर उसमें एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर ऐसे क्वेश्चन थे, एरिलियोमीटर तो एक ही था एरिलियोमीटर। अब यहाँ गुणवत्ता परिपक्वता जैसे मैच्योरिटी के लिए होता है। अब आ जाएगी रेशे की लंबाई। रेशे की लंबाई, लंबाई के लिए आपको ध्यान रखना है फेब्रोग्राफ होता है, फेब्रोग्राफ। और रेशे की महीनता, माइक्रो रेशे की महीनता, तो ये सब आपको ध्यान रखना है किसको क्या बोलते हैं, महीनता के लिए कौन सा काम में लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको हर चीज अच्छे से याद रखना है। पानी पी लेता हूं उसके बाद में बताऊं आपको। माइक्रोनियर कहते हैं, रेशे की महीनता, महीनता से याद रख लो माइक्रोनियर या नेपिनेस। तो माइक्रोनियर,
माइक्रोनियर या नेपिनेस कहते हैं, माइक्रोनियर या नेपिनेस। तो महीनता का भी ध्यान रखना, रेशे की महीनता के लिए माइक्रोनियर या नेपिनेस। तो ये तीनों चार बातें आपको ध्यान रखें। परिपक्वता के लिए एरिलियोमीटर, रेशे की लंबाई के लिए फेब्रोग्राफ और रेशे की महीनता के लिए माइक्रोनियर। ये बात आपको अच्छी तरह से पता लग चुकी होगी किसके लिए क्या बोलते हैं। परिपक्वता, लंबाई और महीनता, ये सब बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो अपन आगे बात कर रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात है आपको ध्यान रखनी, भाई किसमें के लिए क्या करते हैं। तीनों बातें आपके बिल्कुल हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो बात आप देखो, कपास में डी लेंटिंग क्या होता है। डी लेंटिंग, डी लेंटिंग किसे कहते हैं। लेंट, लेंट का मतलब रेशा अलग। अब डी लेंटिंग, बुआई से पहले क्या करते हैं, कपास के जो बिनोला रहता है आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर रेशे को हटाने को डी, डी का मतलब हटाना, डी लेंटिंग, डी का मतलब होता है हटाना, लेंटिंग। तो डी लेंटिंग किसे कहते हैं, रेशे को हटाना डी लेंटिंग कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसको क्या कहते हैं, ये बहुत काम की बात है। तो रेशे को हटाने को क्या कहते हैं बताओ, डी लेंटिंग। लेंट का मतलब रेशे को हटाना। तो बीज की बुआई, अब पूरा लिखूंगा नहीं, मैंने बोल दिया आप लिख लो। बीज की बुआई करने से पहले रेशे को, जो ऊपर से रेशा हटाते हैं उसको डिलेंटिंग कहते हैं। यानी आप बोल सकते हो बीज से रेशे को हटाना, बीज से रेशे को हटाना क्या कहता है बताओ, बीज से रेशे को हटाना डिलेंटिंग कहते हैं। डिलेंटिंग, बीज से रेशे को हटाना। और डिलेंटिंग के लिए दो प्रकार से किया जाता है, H2SO4 और एक आपके अनुपात सीड। तो ये ध्यान रखे, 1:10 का रेशियो लिया जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखें H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। 1:10 यानी 10 केजी आप बीज लोगे तो 1 केजी आपको क्या डालना है उसमें, बोलो सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे क्या बात समझे, डिलेंटिंग किसे कहते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कितना सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो कुछ बातें अगर आपको पूछ ले, 2-3 बातें इससे रिलेटेड है। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल, तो ध्यान रखिए कौन सी थी बताओ, तंबाकू सबसे पहले। भारत की सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल, ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है, तो आपको बताना कपास। अगर पूछे कि विश्व में सर्वाधिक एरिया किसका है, विश्व में सर्वाधिक एरिया, ये बातें ऐसी होती है जो आपको यहां किताब में से पढ़कर आप इसको क्लियरिटी नहीं कर सकते। अगर विश्व में पूछे कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन या सर्वाधिक जिसका एरिया है, क्षेत्रफल जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली ट्रांसजेनिक फसल, तो ध्यान रखिए ट्रांसजेनिक फसल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तब आपको कौन सा देना है, सोयाबीन। सोयाबीन के बाद में ध्यान रखें मक्का, मक्का के बाद में आपके कौन सा आ जाएगा, कपास। ये क्रम से आपको ध्यान रखें। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आ जाता है कि कपास की जो बीटी कॉटन होती है उसकी, बीटी कॉटन या बीटी कपास की अपने इंडिया में शुरुआत, तो ध्यान रखें 2002 से बीटी कॉटन की वेबसाइट, वैसे इसका स्टार्ट हो चुका था 2002 से बीटी कॉटन। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। ये बातें कंप्लीट होने के बाद अपन देखते हैं कि इसकी बुआई का समय क्या है। तो डे न्यूट्रल किस प्रकार का कपास, तो कपास ध्यान रखिए डीएनपी प्लांट है, ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट, यानी डीएनपी का मतलब ऐसे पौधे जिसे किसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की, प्रकाश दीप्त का लेकर किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अपन क्या कह देते हैं बताओ, डीएनपी। अब थोड़ा सा 5-10 मिनट और है, आपको सीड रेट बता देते हैं। तो इसका ध्यान रखिए भाई, बुआई का समय व सीड रेट, बस उसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे बुआई का समय। तो बुआई का समय देखो, ये थोड़ा सा बुकों के अंदर अलग अलग दे रखा है, अपने ऑथोराइज्ड सिर्फ एनसीईआरटी माना है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुआई का समय ध्यान रखे क्या होता है, 15 मई से 15 अप्रैल, 15 मई से 15 अप्रैल, जो एनसीईआरटी के हैं वो ही आपको ध्यान रखना है, 15 मई से 15 अप्रैल। अब अपन ध्यान रखते हैं बीज दर, और बीज दर कैसे याद रखें, इसकी बीज दर 4 की है, तो आप इधर उधर हो जाता है, कभी शायद क्लास में भी ये हो गया। तो अब जो बीज दर में लिखा रहा हूं ये बिल्कुल राइट है, आप पहले कुछ भी देख रखे हो, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना भी है। सबसे कम यानी सबसे कम के हिसाब से चलना है, कम से लेकर इधर कि सबसे कम किसकी है फिर किसकी है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। तो सबसे कम किसकी रहती है आपके बीज दर, तो आपको पता है बीटी कॉटन सबसे कम,
बीटी कॉटन 1 से 1.5 kg। अब ऑप्शन अगर 1 से 1.5 kg पर हेक्टर है, ऑप्शन अगर मान लो 1 से 2 दे दे, 2 से 3 दे दे, तो 1.5 लिखा है सर आपने, तो 1.5 लिखा है वहां, तो 2 आ गया, तो 2 भी दे सकता है ना। कभी कभी गधे बैठे रहते हैं तो 1.5 का 2 भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 1 से 1.5 kg होता है। बीटी के बाद में क्या आएगा, इसके बाद में कौन सा कपास आता है, तो संकर कपास। ध्यान रखे भाई, संकर कपास। और सभी स्टूडेंट को पता है कि संकर कपास की बीज दर कितनी होती है, मन में बताई देगा कितनी होती है, तो 2.5 से 3 kg, 2.5 से 3 kg। इसके बाद में 2.5 से 3 kg हो गया। इसके बाद में आता है अपने देसी कपास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखे भाई, देसी कपास का ये उल्टा सीधा हो जाता है ना, देसी कपास का। और अगर आपके बिल्कुल तो देसी, इसीलिए इसको क्रम से लिखे, क्या होता है अमेरिकन ऊपर सीधे हो जाता है, देसी सबसे ज्यादा अमेरिकन, यानी ज्यादा, ऐसे अपन को पूछे कि सबसे ज्यादा विकसित देश कौन सा है, तो आपको इसे माइंड में रखना, अमेरिका बहुत अधिक विकसित है, तो ज्यादा अमेरिकन कपास की होगी। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बताओ, किसी बुक में ये उल्टा सीधा दे रखा है, ध्यान रखे। एनसीईआरटी में इसको जो सीड रेट में लिखा रहा हूं, ये एनसीईआरटी की ही है और आपको ये ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी बुकों में ये थोड़ा उल्टा सीधा दे रखा है। तो देसी कपास की कितनी होती है आपके, 12 से 15 kg पर हेक्टर। इसके बाद में आता है आपके अमेरिकन कपास, और अमेरिकन कपास की कितनी होती है बताओ, 15 से 18 kg। तो ये बात ध्यान रखनी है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो किसमें कितना होता है। अमेरिकन के कपास की जो होती है 15 से 18, ये ध्यान रखे भाई। देसी की 12 से 15 ही होती है, ठीक है। और आपके अमेरिकन की कितनी होती है, 15 से 18। इसको सही कर ले आराम से। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप बिल्कुल उसको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे नेक्स्ट क्लास में, जैसे अपन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके कि सर सुरभि कहाँ है, तो आराम से मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज को देख लेंगे। अब हो ही जाती गलती, कोई वैसे मेरी चांस नहीं होते हैं, फिर भी कोई एक दो छोटी मोटी गलती, देखो इंसान से गलती हो ही सकती है। तो आप ध्यान रखें, ये अमेरिकन कपास की होगी, इसको इसी क्रम में याद रखें। ये आपके सुविधा के लिए लाता हूं मैं, किस शॉर्ट की तरीके से सबसे ज्यादा किसकी किसकी किसकी, इससे याद रखें अमेरिकन कपास की क्या होती है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इससे आगे आपको स्पेसिंग जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। वीडियो को देखो, आपके लिए बिल्कुल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले तो मैंने फैसिलिटी ली, अब आपके पास ये सब कंटेंट जा रहा है, तो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, प्रत्येक बच्चा अगर 10-10 को भी करेगा, क्योंकि मेरे को भी बिना, आपको पता है आप भी जॉब लग रहे पैसे के लिए कर रहे हैं, मैं अपने, ऐसी बात नहीं है मैं कोई आपको दान कर रहा हूं, मेरे को पेमेंट मिलेगा। तो ये सब कुछ चीज मेहनत करते हैं, पहले नोट्स बनाए, फिर बात करते हैं, फिर आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, नहीं कॉपी में पढ़ा दे आपकी समझ में नहीं आए, तो मेहनत, ऐसी बात नहीं, मेरे को प्रॉफिट होगा, आपको भी प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको भी घर बैठे ये सब चीजें मिल रही है। तो आप अपने ऐसे समझे कि हाँ मैं अपने काम सही करे, प्रत्येक बच्चा अगर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा तो मेरे को और मोरल बनेगा। अन्यथा आप वीडियो ज्यादा नहीं आएगा, फिर तुम कितने मैसेज करना, मेरे को भी कोचिंग में ऑफलाइन क्लास भी ज्यादा लेता हूं मैं, तो नहीं मिलेगा टाइम, फिर चाहे तुम करते ही रहना, फिर वापस गायब हो जाएंगे। अगर मेरे को लगेगा कि नहीं ज्यादा से ज्यादा जा रहा है तो आपके नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दी, आपके रेस्पॉन्स के अनुसार क्लास डलेगी। अब कल नहीं था मूड तो नहीं डाला मैंने, है ना, आज फिर वापस अगर लगा कि नहीं नहीं ज्यादा शेयर हो रहा है तो मैंने डाल दिया। तो बात ध्यान रखे, बिल्कुल इसी तरह शेयर करते रहे, और भी कुछ अगर मिस्टेक हो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दी जाएगी। अभी जाके मैं वीडियो को फिर देखता हूं। तो ओके, थैंक यू, शेयर करें।